अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम देखेंगे हाउ टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड इंडिविजुअल। ऐसे पर्सन जिनकी इनकम सिर्फ सैलरी है, वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल कर सकते हैं और किस तरह एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाएंगे गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे आईआरएस एफबीआर। अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है आईआरएस में, आपने एनटीएन पहले से लिया हुआ है, तो सिंपली आप इस पे क्लिक कर देंगे आईआरएस 2.0 एफबीआर पे। तो आपको ये इस लिंक पे ले जाएगा। ये डैशबोर्ड आपके पास आ जाएगा irs.fpr.gov.pk। अगर तो आपके पास एनटीएन है, आपने पहले से ही साइन अप किया हुआ है, तो वही लॉगिन क्रीडेंशियल्स आप यहाँ पे लगा लेंगे। आपका यूज़र आईडी आपका होगा आपका सीएनएससी नंबर, और पासवर्ड आपका जो अब आपने साइन अप किया होगा वो आपका पासवर्ड होगा। इसके अलावा अगर आप पहली दफ़ा अपनी रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, आपने कभी एनटीएन नहीं बनाया, तो एनटीएन बनाने के लिए आप क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। तो कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, ईजी टू यूज़ है, ईजी टू आप कह लें कि ईजी टू फिलअप है, बहुत आसान से प्रोसीजर है। यहाँ पे आपका सीएनआईसी नंबर आ जाएगा, जो भी आपका सीएनआईसी नंबर होगा विदाउट डैशेस। आपका प्रीफिक्स में आ जाएगा मिस्टर है, मिस है, मिसिज है, व्हाट्सएवर जो आपके नाम के साथ लगाते हैं। आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, मिडल नेम, लास्ट नेम। सपोज अगर आपका नाम अली अहमद है, तो फर्स्ट में आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि जो ये स्टार लगे हुए हैं, ये आपने ये जो स्टार वाली फील्ड्स है ना, ये आपने कंपलसरी फिल करनी है। अब ये मिडिल नेम के साथ स्टार वाली फील्ड नहीं लगी हुई, तो इसको आप फिलअप ना भी करेंगे तो कोई मसला नहीं। अब ये करंट सर्विस प्रोवाइडर में इसका मतलब ये है कि आपका नेटवर्क कौन सा है। जैज़ है, आपका टेलीनॉर है, यूफोन है, व्हाट्सएवर। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए ये देख सकते हैं आप, ये ड्रॉप डाउन है। तो इसके साथ आप क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। मोबलिंक, टेलीनॉर, यूफोन, वारिजोंग, जो भी आपका नेटवर्क हो आप इससे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा, ये देखें जी, इस फॉर्मेट में आपने लिखना है 0092। उसके बाद जैसे हमारा नंबर होता है ना 0300, तो जीरो नहीं आएगा। ये देखें 0092 300, इस तरह आगे पूरा नंबर आ जाएगा। वैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे, आपका ईमेल आ जाएगा, ईमेल सेम उसको कंफर्म करेंगे, इधर भी वही ईमेल और इधर भी वही ईमेल, इधर भी यही नंबर और उधर भी यही नंबर। उसके बाद घर का एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस की इंफॉर्मेशन पूछ रहा है जी, टाइप क्या आएगी, रेजिडेंशियल आ जाएगी। फॉर्म में आपकी क्या आएगी जी, अगर आपका घर है तो हाउस आ जाएगा, बेंगलो अपार्टमेंट जो भी है। तो मैं हाउस सर्च कर लेता हूँ, जो आपके आईडी कार्ड पे आ रहा होगा या जो भी आप रखना चाहिए। मेजरमेंट यूनिट ये कंपलसरी है। मेजरमेंट यूनिट में आपका मरला है, स्क्वायर यार्ड है, स्क्वायर फुट है। आपके घर का जो है जो एरिया है उसकी मेजरमेंट क्या है। तो ये देखें, टोटल एरिया पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेजरमेंट एरिया, मेजरमेंट यूनिट जो है वो लाजमी सेलेक्ट करना है। यूनिट नंबर में इधर हाउस नंबर आ जाएगा जी, हाउस नंबर जो भी आप लिखना चाहें जी, हाउस नंबर, इधर ये स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला नंबर। अच्छा, सिटी के लिए ये जो सर्च का आइकन बना हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सर्चेबल है। इधर आप कुछ भी टाइप कर लें, सपोज मैं लाहौर लिखता हूँ, तो ये लाहौर के सारे एरियाज आ जाएंगे ये आपके सामने। तो ये लाहौर के सारे एरियाज आ गए, और जो भी आपको सूट करता है वो आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आप रावी टाउन में फ़ाल कर रहे हैं या वाबड़ा टाउन में फ़ाल कर रहे हैं या निश्तर टाउन में, इकबाल टाउन, गुलबर्ग में नहीं पता लग रहा, तो आप सिंपल लाहौर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिटी और डिस्ट्रिक्ट वही आ जाएगा। कैपेसिटी में वो कह रहा है कि घर की जो एड्रेस ही आपने ऊपर दिया हुआ है, जो एड्रेस इन्फॉर्मेशन ऐड की है आपके अपने नाम पे है कि नहीं है। अगर तो एड्रेस आपके अपने नाम पे है तो आप ऑनर कर देंगे, और परसेंटेज ऑफ शेयर में आप लिख देंगे जितने भी परसेंट आपके नाम है घर। अगर सपोज कर लें घर पूरे का पूरा आपके नाम पे है तो 100% आ जाएगा। 50% है 50 आ जाएगा, 20 है 20% आ जाएगा। अगर बेनामी, लीज, टेनेंट, फ्रेंचाइज, ऑक्यूपेंट है, मतलब आपने रेंट पे लिया हुआ है, टेनेंसी में है, तो आपका आप इधर 1 भी लिख देंगे तो इट विल वर्क। उसके बाद ये कैप्चा देंगे आप, ये जो कोड्स हैं, और उसके बाद आप इसको सिंपली सबमिट का बटन दबा देंगे। इसके अलावा इसके बाद मोबाइल और आपके ईमेल पे कोड्स जाएंगे, वो आपने कोड लगाने हैं इधर, और उसके बाद जो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं वो आपके ईमेल और मोबाइल पे चले जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है एनटीएन बनाने का। तो ये एनटीएन बनाने का प्रोसेस तो देख लिया, क्योंकि मेरे केस में टैक्स पेयर का एनटीएन पहले से बना हुआ था, ये आप देख सकते हैं। लॉगिन क्रेडेंशियल्स इसके बने हुए हैं, तो सिंपली मैं चलूँगा लॉगिन पे। अच्छा, ये इस तरह का आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन, अपील्स, रिफंड, डीएनएफबीपी, विथहोल्डिंग, एडवांस टैक्स पेमेंट्स, और सेल्स टैक्स, आईआरएमएस, इनवॉइस मैनेजमेंट। तो हमने जाना है जी आपका डिक्लेरेशन पे।
डेक्लेरेशन ये देखें ये ड्रॉप डाउन है, डेक्लेरेशन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आप जाएंगे, आपके पास पहला आ रहा है रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स ओरिजिनल स्लैश सिंप्लीफाइड, आपने इस पे नहीं जाना। यू विल गो टू रिटर्न स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल, आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये सारे जो रिटर्न्स के फॉर्मेट्स हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद वो बता रहा है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू, नॉर्मल रिटर्न इंडिविजुअल एओपी कंपनी, सिंप्लीफाइड रिटर्न फॉर मैन्युफैक्चरर्स एंड सो ऑन, ये सारी रिटर्न्स आपको दिखा रहा है। तो हम कर रहे हैं सैलरीड इंडिविजुअल के लिए, हमारा आज का टॉपिक है कि सैलरीड इंडिविजुअल की रिटर्न कैसे करेंगे। तो हमने हमने सेलेक्ट करना है ये पहला कॉलम सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू, तो सिंपली इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। ये आपसे पूछेगा जी टैक्स पीरियड, किस पीरियड की आप रिटर्न सबमिट करना चाह रहे हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि सैलरीड इंडिविजुअल के केस में जो टैक्स पीरियड है वो चलता है जुलाई से लेके जून तक। तो क्योंकि 2024 तो अभी खत्म ही नहीं ना हुआ, तो हम करेंगे 2023 की रिटर्न 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023। तो जैसे ही मैं इधर 2023 लिखूंगा सिंपली, तो ये देखें जी ये मेरे पास पीरियड आ गया 1 जुलाई 2022 से लेके 30 जून 2023। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ आपको, इसको बैक गए 2023 लिखा तो ये मेरे पास पीरियड आ गया। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये कंटिन्यू पे क्लिक और नया जो हमारे पास रिटर्न का ड्राफ्ट है वो ओपन हो जाएगा। तो जी ये मेरे पास नया जो ड्राफ्ट है, मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास ओपन हो गया। अच्छा जी, अब इसके बाद देखें जी मेरे पास क्या कुछ आ रहा है। ये मेरे पास टैब आ रहे हैं। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट है, फिर आपका कैपिटल गेन है, फिर अदर सोर्स, फॉरेन सोर्स, एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स स्लैश टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स है, और 116 वेल्थ स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले ये देखें जी, ये जिस पे भी क्लिक करेंगे ये जो आपका आप कह लें कि एक्सटेंडेबल है। एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे ओपन हो जाएगा। तो जिस चीज़ पे भी क्लिक करूंगा वो नीचे ओपन हो जाएगा, उसकी डिटेल्स आ जाएगी। तो सिंपली मैं अभी सैलरी कर रहा हूँ, तो हम सिंपली जो हमारी जो सैलरी है, आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपको जो सैलरी सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करेगा। तो आपने सैलरी सर्टिफिकेट से देख के अपने जो अपनी सैलरी है वो लिख लेनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जी, हमारे केस में एम्प्लॉयर ने इस टाइप का ये एक सैलरी सर्टिफिकेट है। इसमें आपका टैक्स और आपकी जो सैलरी है उसकी अमाउंट मेंशन होती है। इसके अलावा आपका CNIC नंबर या आपका कैंटीन मेंशन होगा, पीरियड मेंशन होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी मेंशन होगी, कंपनी का नेम, कंपनी का एड्रेस, और जिस बंदे ने ये सर्टिफिकेट इशू किया है उसकी डेजिग्नेशन आ रही होगी। तो जी मैं अपनी जो मेरा सैलरी सर्टिफिकेट है उधर से देख के मैं सैलरी की डिटेल लिख लेता हूँ। एज सच ही अगर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो अगर आप सारी सैलरी स्लिप्स को इकट्ठा कर लें तो आपकी वो सैलरी सर्टिफिकेट बन जाएगा। सैलरी की अमाउंट इकट्ठी कर लें ग्रॉस सैलरी की, और उधर से टैक्स की अमाउंट इकट्ठी कर लें तो वो भी आपका सैलरी सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो जो मेरी सैलरी की अमाउंट है मैं सिंपली इधर ऐड कर दूंगा। तो जो मेरी सैलरी की अमाउंट है मैं सिंपल इधर ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही आप अमाउंट ऐड करेंगे देखें जी ये टोटल अमाउंट आ रही है, ये अमाउंट एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स सब्जेक्ट टू फिक्स फाइनल और अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। तो जो हमारी सैलरी है ना ये आनी चाहिए अमाउंट सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, टोटल वाले कॉलम में लिखेंगे उसके बाद इधर आनी चाहिए। अगर अमाउंट इधर नहीं आ रही तो इसका मतलब यह है कि आपने कैलकुलेट पे क्लिक करना है। तो ये देखें जी ये आपकी अमाउंट आ गई। इसके बाद आप जाएंगे एडजस्टेबल टैक्स के कॉलम में। जो आपकी सैलरी पे जो टैक्स कटा होगा वो आपका आ रहा होगा एडजस्टेबल टैक्स के कॉलम में। इसको आपने मेंशन करना है बाय हैंड। तो जनाब जो आपका टैक्स रिडक्शन सर्टिफिकेट होगा या आप अगर सैलरी स्लिप्स को इकट्ठा करें, उधर जो टैक्स की अमाउंट कटी होगी वो आपने 12 माह की इकट्ठी करके इधर लिख लेनी है। सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अंडर सेक्शन 149, जो आपकी सैलरी पे टैक्स कटता है वो अंडर सेक्शन 149 होता है। तो ये बात आपने याद रख लेनी है। इधर वो कह रहा है रिसीट वैल्यू, आपकी टोटल सैलरी कितनी थी, और इधर वो कह रहा है टैक्स डिडक्ट कलेक्टेड स्लैश डिडक्टेड। तो इधर आपकी जो सैलरी जो आपने ऊपर ये सैलरी में ऐड की है, ये जो है 1479264, आप इसको कॉपी करेंगे और एडजस्टेबल टैक्स में आके ये रिसीट वैल्यू में ये आ जाएगा। वो बता रहा है कि टैक्स किस अमाउंट पे कटा है। उसके बाद वो कह रहा है कि टैक्स की अमाउंट क्या थी, 49908।
उसके बाद मैं कैलकुलेट पे क्लिक कर दूंगा। तो जी ये मैंने सैलरी ऐड कर दी। उसके बाद टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स में गया, उसमें जाके मैं गया एडजस्टेबल टैक्स में, और उसमें जाके मैंने जो मेरी टैक्स की अमाउंट थी सैलरी पे वो ऐड कर दी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये अमाउंट ना भी ऐड करें सैलरी की, फिर भी ये अमाउंट लिखी रहेगी। अच्छा जी, मैं इसको क्लिक करके इसको छोटा कर देता हूँ जी। ये देखें जी सैलरी आ गई। उसके बाद मैं एडजस्टेबल टैक्स के टैब पे गया तो ये टैक्स आ गया। तो ये आपकी सैलरी की डिटेल पूरी हो चुकी है जी। इसके बाद आप जाएंगे कंप्यूटेशन पे, तो ये दे सकते हैं जी, ये मेरी सैलरी की अमाउंट थी। वो कह रहा है कि टैक्स चार्जेबल इतना मेरा टैक्स बनता था, और विद होल्डिंग इनकम टैक्स इतना ही मेरा टैक्स कट गया। तो जो मेरा रिफंडेबल इनकम टैक्स है उसकी भी कोई अमाउंट नहीं आ रही, और एडमिटेड इनकम टैक्स की भी कोई अमाउंट नहीं आ रही। तो जी ये मेरी जो इनकम का पार्ट था ये पूरा हो गया। अब मैंने डिक्लेयर करने हैं अपने एसेट्स। तो सिंपली मैं चलूँगा वेल स्टेटमेंट पे, इनको हम कर देते हैं जी, मिनिमाइज कर देते हैं। सबसे पहले आप ऐड करेंगे पर्सनल एसेट्स। वेल स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स हैं जी। सबसे पहले आपके एक्सपेंसेस आ जाते हैं, फिर आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आ जाती हैं, और लास्ट में आपके रिकन्सिलिएशन आ जाती है। पर्सनल एसेट्स में जो भी आपके घरेलू अखराजात हो सकते हैं जी। आपका रेंट है, बिजली का बिल, गाड़ी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी, आपका गैस, फिर आपका पानी, मेडिकल, बच्चों की एजुकेशन, और सारा कुछ हर टाइप के अखराजात आप जो हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में मेंशन करेंगे। अच्छा, पर्सनल एसेट्स स्लैश लाइबिलिटीज़ में आपके पर्सनल एसेट्स की डिटेल आ रही होगी। इसमें सबसे पहले देखें जी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी में आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है, आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, मतलब आपका घर, प्लॉट, कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, दुकानें-शुकानें, ज़री ज़मीन है। इसके अलावा बिज़नेस कैपिटल में अगर आपका कोई बिज़नेस कैपिटल है जी। इक्विपमेंट नॉन बिज़नेस, कोई आपके पास इक्विपमेंट वगैरह है जी। एनिमल नॉन बिज़नेस, आपने कोई गाय भैंसें रखी हुई हैं। इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, आपने नेशनल सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट की हुई है, बैंक में कोई सेविंग अकाउंट खुलवाया हुआ है, या कोई और कोई म्यूचुअल फंड्स हैं व्हाट्सएवर, तो वो भी उसकी डिटेल इधर आ जाएगी। डेट, किसी को आपने उधार दिया हुआ है या किसी कोई आपने सिक्योरिटी दी हुई है, तो उसकी अमाउंट इधर आ जाएगी। कोई आपके पास गाड़ी है, बाइक है, वो आ जाएगी। प्रीशियस पोजेशन, मतलब आपके पास सोना है, आपके पास चांदी है, या आपके पास हीरे हैं, गोल्ड, सिल्वर या डायमंड, उसकी डिटेल आ जाएगी। हाउस होल्ड इफेक्ट्स, मतलब आपके घर में घरेलू सामान जो है, फर्नीचर, आपका बेड व्हाट्सएवर, जो भी आपका फर्नीचर है, या सोफ़ा सेट्स व्हाट्सएवर जो भी है, उसकी डिटेल आ जाएगी। पर्सनल आइटम्स में आपके पास टीवी हो सकता है, आपके पास लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, उसकी डिटेल आ जाएगी। कैश, आपका जो कैश इन हैंड, यूजुअली आपकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी ना, मैं आपको बताता हूँ, वो इधर आ जाएगी। और कोई और एसेट आपके पास हो सकता है जी। अ, आपके पास प्राइस बॉन्ड्स हो सकते हैं, आपके पास किसी प्लॉट की फाइल हो सकती है। तो जो कोई भी डिटेल जो ऊपर नहीं आ सकती, किसी भी कैटेगरी में मेंशन नहीं होगी, वो एनी अदर एसेट में आ जाएगी। एसेट इन अदर्स नेम, आपने कोई एसेट्स रखे हुए, सपोज एक हस्बैंड है, उसने प्लॉट जो है अपनी वाइफ के नाम पे खरीदा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो उसकी है ना, तो वो एसेट्स इन अदर्स नेम जो है वो भी इधर आ जाएगा। ये जनाब ये आपके टोटल एसेट्स इनसाइड पाकिस्तान ये टोटल हो जाएंगे। फिर एसेट्स हेल्ड आउटसाइड पाकिस्तान, अगर आपके पाकिस्तान के बाहर कोई एसेट्स हैं, सपोज दुबई में आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई अपार्टमेंट वगैरह खरीदा हुआ है, तो उसकी वैल्यू जो है वो पीकेआर में आ जाएगी। कैपिटल वोटिंग राइट्स इन फॉरेन कंपनी, किसी फॉरेन कंपनी ने फॉरेन कंपनी में आपने शेयर्स खरीदे हुए, उसकी डिटेल आ जाएगी। तो ये टोटल एसेट्स आउटसाइड पाकिस्तान को टोटल कर लेगा, और ये टोटल एसेट्स आपके आ जाएंगे। उसके बाद क्रेडिट नॉन बिजनेस में बता रहा है एडवांस, बोरिंग, क्रेडिट, डिपॉजिट, लोन, मॉर्गेज, ओवरड्राफ्ट पेबल। आपने अगर किसी से लोन लिया हुआ है, चाहे बैंक हो चाहे वो इंडिविजुअल हो, उसकी डिटेल आ जाएगी। अ, कोई आपने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है बैंक से, आपने कोई लोन लिया हुआ है, कोई डिपॉजिट लिया हुआ है, आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, तो उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो इसको वन बाय वन इंशाल्लाह देखते हैं आज। और रिकन्सिलिएशन में सिंपली जो है नेट एसेट्स करंट ईयर, पिछले साल में आपके क्या एसेट्स थे, करंट ईयर में क्या एसेट्स हैं, इनमें इंक्रीज क्या आया। इनफ्लोज में आपकी सैलरीज आ जाएंगी,
जो भी आपके इनफ्लोज हो रहे होंगे और आउटफ्लोज में आपके एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो इसको देख लेते हैं जी आज। अच्छा जी, नेट एसेट्स में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ये आपका ब्लैंक ही आ रहा होगा। तो सबसे पहले जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं हम उसको ऐड कर लेते हैं जी। अगर तो आपके पास ब्रेकअप है एक्सपेंसेस का, आपको पता है आपका रेंट कितना बन रहा है साल का, टैक्सेस कितने बन रहे हैं, व्हीकल गाड़ी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे कितना लगा, ट्रैवलिंग पे कितना लगा, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना लगा, पानी, गैस, टेलीफोन, इंश्योरेंस वगैरह पे, मेडिकल पे, बच्चों की एजुकेशन पे, क्लब फंक्शंस। तो अगर तो आपके पास ब्रेकअप है तो आप टोटल ब्रेकअप करके लिख लें। लेकिन अगर आपको नहीं पता जी आपका कितना खर्चा हो रहा है, आपको ये पता है कि जी मेरा महीने का एक एवरेज इतना खर्चा हो रहा है, तो आप उसको टोटल करके भी लिख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी मेरा साल का 5,50,000 रुपये जो है ना ये खर्चा हो रहा है, तो ये मेरे एक्सपेंस आ जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपकी आगे एसेट्स पे हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे, तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो आपने प्रॉपर्टी कैसे ऐड करनी है? आप देखें, मैं मेरी तो पहले से प्रॉपर्टीज़ आ रही है ना, क्योंकि मैंने पहले रिटर्न सबमिट की है। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न सबमिट कर रहे हैं या ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई परचेज किया, तो ये देखें एक्शन, ये प्लस का बटन आ रहा है, तो सिंपली आप प्लस पे क्लिक करेंगे। तो ये मैं कर रहा हूँ, ये देखें जी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, तो ये मैं करूँगा प्लस पे क्लिक। तो वो कह रहा है कि प्रॉपर्टी का एड्रेस, तो जो भी प्रॉपर्टी का एड्रेस होगा वो आपने लिख देना है। अच्छा जी, आगे देखें, हाउ कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, हाउस है, फ्लैट है, प्लॉट है, एरिया कितना है, सिटी कौन सी है। तो ये मेरी एग्री लैंड है, मैं एग्री लैंड लिख दूंगा। आगे एरिया वो पूछ रहा है तो मैं एरिया लिख दूंगा। उसके बाद पूछ रहा है, उसने पूछा था सिटी कौन सा, तो आप सिटी लिख दें या जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट लगता है वो लिख दें। सिटी लिख दें अगर बेहतर है जी। तो जी ये मैंने प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऐड कर दी। प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, क्या टाइप है जी, एग्रीकल्चर लैंड है क्योंकि मैं एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के सामने ऐड कर रहा हूँ। रकबा कितना है वो आ गया, और एड्रेस क्या है वो आ गया। तो सिंपली प्लस पे क्लिक करूँगा, तो ये देखें ये मेरी प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। वैल्यू ज़ीरो आ रही है लेकिन प्रॉपर्टी ऐड हो चुकी है। तो ऐसे ही मैं इसकी वैल्यू जो है वो कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। वैल्यू लिख के कैलकुलेट का क्लिक, वैल्यू लिख के कैलकुलेट पे बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें जी ये मेरी वैल्यू ऐड हो चुकी है। ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी सेपरेट टैब था, ये देखें इसकी वैल्यू 1 मिलियन ऐड हो चुकी है। ऐसे ही अगर मैं चलूँ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे, तो ये देखें ये नीचे मेरी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं 2, और ये ऊपर उसका टोटल सब टोटल आ रहा है। तो सिंपली मैं प्लस पे क्लिक करूँगा। अब देखें जी मेरी एग्रीकल्चर लैंड तो थी नहीं, मैंने आपको दिखाने के लिए ऐड की है। तो ये देखें ये डस्टबिन का बटन बना हुआ है, और इस पर जब जाऊँगा तो कह रहा है डिलीट रेफरेंस, तो इस पर क्लिक करूँगा। तो ये देखें ये प्रॉपर्टी डिलीट हो गई, लेकिन ऊपर जो उसका सब टोटल था एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी उधर वो आ रहा है। तो जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये देखें ये इधर से जा चुका है। ऐसे ही अगर मैं नीचे आऊँ एग्रीकल्चर, ये कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, नॉन बिजनेस पे, तो मैं प्लस पे जैसे